दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं और हर किसी एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप पुराने वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियो कार्बन डेटिंग किस तत्व पर आधारित होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है वह किस तत्व पर आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन 14 डेटिंग तत्व पर आधारित होती है। C14 या कार्बन 14 जो होता है वह जो C14 के रेडियो धर्मिता 6 से पुरातात्विक वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। इससे पुरातात्विक वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। आपसे पूछा है टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। डेंगू टेस्ट, मोन्टू टेस्ट, बिदाल टेस्ट या PCR टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, बिदाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड की जांच के लिए या परीक्षण प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए। किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक सीधा या आभासी बड़ा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को, पेनियल ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को। तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर राइट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है आपसे पूछा है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट, 5 मिनट या 12 सेकेंड। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश की गति के कारण सूर्य की दूरी तक पहुंचने में यह समय लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है। पूछा है लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या हानिकारक पदार्थों को पचाकर स्वयं को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपसे पूछा है। घटेगी, बढ़ेगी, शून्य होगी या परिवर्तित रहेगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें से कौन नहीं होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं होता। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो पाए जाते हैं डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन भी ऑप्शन में है, गुआनिन भी डीएनए में पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है, पर यूरासिल जो नाइट्रोजन है वह जो केवल आरएनए में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरासिल जो होता है वह डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया। यूरासिल जो होता है वह केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में या नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी। आपसे पूछा है यदि किसी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, मैग्नीशियम माना जाएगा, मैग्नीशियम की कमी मानी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस स्थिति में परिवर्तित नहीं होता। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। जब द्रव्यमान बढ़ाया जाए, जब लंबाई बढ़ाया जाए, जब गुरुत्वाकर्षण घटे या जब आयाम बढ़ाया जाए। तो राइट आंसर हो जाए जब आयाम बढ़ाया जाए। जब आयाम बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। लोलक के आवर्तकाल पर द्रव्यमान और आयाम का कोई प्रभाव नहीं होता, यह केवल लंबाई और जी पर, स्मॉल जी पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि मानव शरीर में ADH हार्मोन का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। यदि मानव शरीर में ADH हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिन की मात्रा बढ़ेगी। अगर एडीएच हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो यूरिन की मात्रा बढ़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एडीएच जो है वह जल का पुनः अवशोषण कराता है, इसकी कमी से अधिक मूत्र उत्सर्जन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, जब कोई रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु में क्या परिवर्तन होता है। जब कोई रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु में क्या परिवर्तित होता है, आपसे पूछा है। द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या 2 बढ़ती है, परमाणु संख्या 2 घटती है, या न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। परमाणु संख्या जो है 2 घटती है, परमाणु संख्या जो है 2 घटती है। एक अल्फा कण बराबर जो होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए परमाणु संख्या 2 घटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा। यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछा है। यह आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में जो ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन पचाने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस परिस्थिति में वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है। आपसे पूछा है किस परिस्थिति में वायुमंडलीय दाब जो है वह सबसे कम होता है, आपसे यह पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहाड़ की चोटी पर वायुमंडलीय दाब जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय विलयन में क्षारीय लक्षण नहीं दर्शाता। निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय विलयन में क्षारीय लक्षण नहीं दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी NH4Cl। NH4Cl जो है क्षारीय लक्षण नहीं दर्शाता है। NH4Cl एक अम्लीय लवण है, क्योंकि यह एक मजबूत अम्ल HCl और कमजोर क्षार NH3 से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जो है वह जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ती है। आपतन कोण से दूर, आपतन कोण की ओर, समांतर या पीछे लौटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण की ओर मुड़ती है। सघन माध्यम में वेग कम होता है, इसलिए प्रकाश आपतन रेखा की ओर मुड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर कौन सी परिवर्तन देखा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। आपसे पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाने पर कौन सा परिवर्तन देखा जाता है। तो क्या बनेगा, CaOH 2OH का होल थ्राइस प्लस उष्मा, या एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, तो क्या होगा, ताप में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथ में गलगंड रोग होता है। किस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथ में गलगंड रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण घटता है, जिससे गलगंड रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह किस श्रेणी की ध्वनि कहलाती है। आपसे पूछा है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह किस श्रेणी की ध्वनि कहलाती है, प्राश्रव्य, श्रव्य, अश्रव्य या सुपर ध्वनि। तो राइट आंसर हो जाएगा वह अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक या अश्रव्य कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है, अम्ल, क्षार, लवण या एसिड लवण मिश्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, क्षार प्रकार का यौगिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, DNA एवं RNA दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस कौन सी है। DNA और RNA दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस कौन सी। चलिए आपको फिर से बताते हैं। नाइट्रोजन DNA और RNA दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, तो एडेनिन जो है वह DNA और RNA दोनों में पाया जाता है। गुआनिन जो है वह भी आपका DNA और RNA दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन भी आपका जो है DNA और RNA में दोनों में पाया जाता है। पर थाइमिन जो है सिर्फ DNA में पाया जाता है, RNA में नहीं पाया जाता। और यूरासिल जो है वह सिर्फ DNA में नहीं पाया जाता, वह सिर्फ RNA में पाया जाता है। तो इसमें पूछा DNA एवं RNA दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडेनिन। एडेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन जो है, साइटोसिन जो है वह भी दोनों में पाया जाता है, परंतु जहाँ पर एडेनिन है तो एडेनिन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन आवेशन जो है नाभिकीय अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, जबकि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता ये सभी नाभिकीय अपक्रिया का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेड पीबी का परमाणु संख्या 82 है, इसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं। आपसे पूछा है लेड पीबी का परमाणु संख्या जो है 82 है, इसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटीन का संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या होता है, तो परमाणु संख्या 82 है तो प्रोटॉन की भी संख्या जो हो जाएगी वो 82 ही हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। डीएनए में उपस्थित प्यूरिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन और गुआनिन होते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन और एडेनिन जो है वह प्यूरिन वर्ग से आते हैं, जबकि पैरामिडिन्स जो वर्ग से आते हैं वो आते हैं आपके साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल या आरएनए में। यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे तीव्र विभाजित होने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे तीव्र विभाजित होने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में, अस्थिमज्जा में, त्वचा में या मस्तिष्क में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा में। बोन मेरो या अस्थिमज्जा में रक्त कोशिकाएं का तीव्र निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है गति में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलती है जिससे अपवर्तन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। अगर लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय विलयन का संकेत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय विलयन का संकेत है। लिटमस का रंग नीला से लाल होना अम्लीयता दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंतों में पाचन पूर्ण करने वाला एंजाइम मिश्रण कहलाता है। आंतों में पाचन पूर्ण करने वाला एंजाइम मिश्रण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अम्लीय विलयन नहीं बनाता। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अम्लीय विलयन नहीं बनाता, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3। Na2CO3 जल में क्षारीय विलयन बनाता है क्योंकि यह क्षारीय लवण है। तो ये है टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं और उनमें कौन सा नहीं होता। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता, आपको इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।